हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज 11th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। इसके जो फर्स्ट वीडियो है इसमें हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड क्या होती हैं। सॉलिड उनकी प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड हैव ए डेफिनेट शेप एंड साइज। कोई भी सॉलिड बॉडी होगी उसकी शेप और साइज होगी, ठीक है। जैसे ये पेन है, पेन की भी एक शेप और साइज है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन और अमोर्फियस, ये केमिस्ट्री की टर्म्स हैं। तो थर्ड नंबर है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज स्लाइटली हायर देन देयर लिक्विड स्टेट। इसको ऐसे समझो, जैसे ये सपोज करो ये आइस है, जैसे आइस, और ये इसमें वाटर रखा हुआ, हमने ये वाटर प्लेस किया, वाटर की हमने आइस बनाई, तो जो आइस की डेंसिटी होगी भी थोड़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। सॉलिड का इलास्टिक बिहेवियर क्यों होता है या कैसे है, उसको समझने के लिए यहाँ एक मॉडल है। ये इसमें इस तरह से स्प्रिंग लगे हुए हैं, ये आप देख पा रहे हो स्प्रिंग है, और यहाँ पर एक ये जो साइड में ये ब्लैक सी जो बॉल है, ये बॉल है, गेंदें लगाई हुई है ये। अब ये स्प्रिंग लगे हैं। अब सपोज़ करो हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा इस तरफ खींचा, इस साइड को पकड़ के इस साइड को कैच किया और इस साइड थोड़ा सा खींचा, तो इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाएगी, मेन शेप इसकी चेंज हो गई। लेकिन जैसे हम उस फोर्स को, जो फोर्स हमने लगाई थी, उसको रिमूव करते हैं या उसको हटा देते हैं, तो दोबारा ये अपनी पहले वाली शेप में आ जाएगा। अब उसका रीज़न यही होता है कि ये जो सॉलिड है उसमें इंटर मोलिकुलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती है, जो इसको द्वारा फिर उसी शेप में लाने की कोशिश करती है, या फिर इंटर एटॉमिक मोलिकुलर फोर्सेस की कारण ये अपनी इस तरह से स्टेज में रहता है। अब सॉलिड जो है वो परफेक्टली रिज्ड नहीं होते सारे, इस पॉइंट को समझना है। ऐसे हम मानते हैं कि सॉलिड जो है वो क्या है, रिजिड है, परफेक्ट रिजिड है, पर ऐसा नहीं होता है। सॉलिड जो है वो परफेक्ट रिजिड नहीं होते। रिज्ड बॉडी से हम नॉर्मली यही मान लेते हैं कि रिज्ड बॉडी एक हार्ड सॉलिड बॉडी होगी, ओके, उसकी शेप होगी, उसका साइज होगा। बट रियलिटी में जो सॉलिड बॉडी होती है वो भी थोड़ी स्ट्रेच या कंप्रेस हो जाती है या बेंड हो जाती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कोई भी परफेक्ट सॉलिड बॉडी हमारे पास, जो भी बॉडी है, कोई सॉलिड बॉडी है, हम ये नहीं बोलेंगे कि वो रिज्ड बॉडी है, वो परफेक्ट सॉलिड ही होगी। अब सॉलिड होगी, सॉलिड देखने में लग रही है, लेकिन जैसे हम उस पर थोड़ी बहुत फोर्स अप्लाई करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें स्ट्रेच या कंप्रेस आ जाता है। अब यहाँ तो ये नॉर्मल बातें थी। अब शुरू होता है मेन इसका इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को समझो क्या होता है। जैसे इसकी मैं इसको एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, यहाँ पर ये हमारे पास इस तरह से ये रबर बैंड है, ये रबर बैंड है। अब रबर बैंड को अगर मैं ऐसे, ये रखा मैंने, ऐसे पकड़ा, अब इसको मैंने खींचा इस तरफ, ठीक है, मैंने फोर्स लगाई और इसको छोड़ दिया, तो फिर ये अपनी पहली वाली शेप और साइज को रीगेन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी होती है, यही इलास्टिसिटी है एक तरह की। तो इलास्टिसिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, ओके, बाय वर्च्यू ऑफ विच टेंड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। तो अप्लाइड फोर्स इसको रिमूव किया और इसकी पहले वाली शेप और साइज आ गई। इसका मतलब ये इलास्टिक बॉडी है, और इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो याद रखना आपने ये प्रॉपर्टी, ये डेफिनेशन जो है वो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है, और बॉडी जो है वो इलास्टिक बॉडी है। तो ये प्रॉपर्टी होती है इलास्टिक बॉडी में। अब इसकी एग्जांपल है, स्टील इज़ एन इलास्टिक बॉडी। हमें क्या लगता है कि स्टील है, कोई वायर है स्टील की, वो इलास्टिक नहीं है, लेकिन रियलिटी में वो भी इलास्टिक है। उसको भी जब हम कोई लोड, अगर मान लो सपोज हमने कंसिडर कर लिया ये इलास्टिक, ये स्टील है, अब इस पर हमने फोर्स थोड़ी सी नीचे अप्लाई करी, को खींचा, ऐसे को वेट हैंग किया, तो थोड़ा बहुत इसकी जो लेंथ है उसमें चेंज आएगा, स्टील में भी आएगा। अब ये तो हो गई इलास्टिक बॉडी की बात। और इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये हमारे पास कोई सपोज करो ये इलास्टिक बॉडी है, इस पर मैंने फोर्स अप्लाई करी, फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी सपोज करो ये शेप इस तरह से हो गई। दोबारा मैं इसको शो कर देता हूँ। ये बॉडी है हमारे पास, फोर्स हमने यहाँ पर अप्लाई करी और इसकी शेप जो है वो इस तरह की कुछ हो गई, ये शेप होगी फोर्स अप्लाई करने पर। अब जैसे उस फोर्स को, ये जो फोर्स अप्लाई करी थी, फोर्स अप्लाई को हमने रिमूव किया, तो फिर दोबारा ये अपनी यही शेप को गेन कर लेगा। तो ये होती है इलास्टिक बॉडी।
अब प्लास्टिक या प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिक बॉडी वो होती है जिस पर हमने फोर्स अप्लाई कर दी। जैसे सपोज करो ये कोई बॉडी है, ये प्लास्टिक बॉडी है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई करी। फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी जो शेप है वो इस तरह की शेप होगी, सपोज कर लो। अब जैसे हमने इस फोर्स को, ये जो फोर्स अप्लाई करी हुई थी, इस फोर्स को रिमूव कर दिया, तो उसके बाद भी इसकी जो शेप है वो पहले वाली शेप, पहले वाली शेप को तो रीगेन नहीं करेगा, लेकिन उसकी यही शेप रहेगी जो फोर्स अप्लाई करने के बाद थी। तो इस तरह की जो बॉडी होती है उसे बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या हुआ? द बॉडी विच हैज़ नो टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। मतलब बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज गेन नहीं करेगी, फोर्स रिमूव करने के बाद भी जो उस पर एक्ट कर रही थी। तो ये आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखते हैं एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्ले है, वैक्स है और प्लास्टिक बॉडी। जैसे क्ले होगी, उस पर फोर्स अप्लाई करी, छोड़ दी, फिर वो वही उसी शेप में रहती है। वैक्स है, ये एग्जांपल है। तो प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस को पहले तो आपको नॉर्मल ये याद रखना है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। अब एक्चुअल में है क्या? कोई बॉडी इलास्टिक बॉडी है, कोई बॉडी जैसे ये हमने कंसीडर की है रबर बैंड, ये इलास्टिक है। अब ये इलास्टिक है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई करी। फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी जो शेप है वो चेंज हो गई, देखो। और जिस फोर्स से शेप चेंज हुई उस फोर्स को बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। तो फोर्स चेंजेस द लेंथ और शेप और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, उसे बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। तो डीफॉर्मिंग फोर्स मीन फोर्स लगाई, बॉडी की शेप साइज चेंज हो गया, वो जो फोर्स लग रही थी उसे बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा, अब देखो आगे। अब इस पर फोर्स लगाई है मैंने, डीफॉर्मिंग फोर्स है। अब ये अपने आप ही इस तरफ अंदर की तरफ इसको फोर्स लग रही है, इसको पहले वाली शेप में लाने के लिए एक फोर्स लग रही है, जिस फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो याद रखना है, रिस्टोरिंग फोर्स होती है। जो फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स लगी, डिफॉर्मिंग फोर्स जब लग रही है उसी वक्त ये रिस्टोरिंग फोर्स उस पर एक्ट कर जाती है, और इक्वल अमाउंट में होगी। जितनी डिफॉर्मिंग फोर्स होगी उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स होगी। कैसे? अगर मैं इसको खींच रहा हूँ तो इसमें जो है डिफॉर्मिंग फोर्स है, ओके। अब जो दूसरी फोर्स लग रही है जिसे रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, वो भी अगर मैं इसको कम, डिफॉर्मिंग फोर्स कम है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी कम होगी। डिफॉर्मिंग फोर्स ज़्यादा है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी इस पर ज़्यादा लगेगी, ओके। तो ये आपको आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्लियर हो गया, तो अब स्ट्रेस की डेफिनेशन है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मैंने बता ही दिया आपको। अब इसमें जो फोर्स लग रही है, ठीक है, जैसे हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई तो उस बॉडी का कोई भी, जैसे ये है हमारे पास, ये कोई बॉडी है सपोज करो, तो ये उसका होती है, उसकी लेंथ है, आपको पता ही है ये लेंथ है। ये होता है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये होता है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो स्ट्रेस का क्या आ गया? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो याद रखना ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसके यूनिट लिखेंगे, फोर्स के यूनिट होंगे न्यूटन, एरिया के यूनिट होंगे मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पास्कल भी इसके यूनिट होती हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला ml-1 t-2, ये आप ड्राइव कर सकते हो। पहले फोर्स का लगा दिया, फोर्स क्या होगा? ml-t-2 अपॉन एरिया एल स्क्वायर। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बन गया? ml ऊपर जाके माइनस का और t-2, ठीक। ये डायमेंशनल फार्मूला याद रखना। तो स्ट्रेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप ऑफ स्ट्रेस में फर्स्ट हमारे पास आता है लीनियर स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेस क्या है कि इसको समझो किस तरह से है। अगर किसी बॉडी के ऊपर, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई, हमने क्या किया? इस पर फोर्स लगाई हमने, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन क्रॉस, जैसे ये एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसको मानते हैं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका, ये आप देख पा रहे हो आगे वाला एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। इस पर फोर्स हमने लगाई इस तरह से। अब नीचे इसको खींचा तो उसकी लेंथ में चेंज आएगा थोड़ा बहुत। अगर यहाँ हमने कोई वेट हैंग कर दिया तो उसकी लेंथ में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो वो जो लेंथ में चेंज आया एक तरह का, वो क्यों आया? क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रेस लगी। तो उस तरह की जो स्ट्रेस थी उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और टेंसल स्ट्रेस।
देखो इस तरह से समझो, ये कोई हमारे पास कंडक्टर है, एक स्टेट वायर है, कुछ भी मान सकते हो। अब इस पर नीचे फोर्स लगी तो इसकी लेंथ में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ये इसकी लेंथ में चेंज आ गया, ठीक। तो जो इस तरह से फोर्स लग रही है, वर्टिकली लग रही है, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? टेंसल स्ट्रेस या लीनियर स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। अब आपको ये चीज़ नॉर्मल एक चीज़ याद रखनी है, इसमें लेंथ चेंज होती है। क्या चेंज होती है? चेंज इन लेंथ। दूसरा देखते हैं, दूसरी है वॉल्यूम स्ट्रेस, और इसको बुल्क स्ट्रेस भी बोलते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है कि जब फोर्स लगी बॉडी के ऊपर, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई करी, फोर्स अप्लाई करी और चेंज क्या होगा? वॉल्यूम उसका चेंज हो गया। तो उस वक्त हम उसको बोलते हैं ये वॉल्यूम स्ट्रेस है या बुल्क स्ट्रेस है। तो याद रखना। अभी देखो लीनियर स्ट्रेस में क्या है? लेंथ चेंज हो रही है। वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है। एक होता है हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। इस शेयरिंग स्ट्रेस में क्या होता है कि फोर्स लगती है, बॉडी की शेप चेंज होती है, शेप चेंज होगी, याद रखना। उसका वॉल्यूम वगैरह चेंज नहीं होगा, उसकी ओनली शेप चेंज होगी। तो तीनों आपको क्लियर हो गई होगी। लीनियर स्ट्रेस में लेंथ चेंज, जब भी हम स्ट्रेस लगाते हैं तो डायमेंशन चेंज हो जाता है। तो हमने किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेस एक्चुअल में फोर्स पर यूनिट एरिया ही है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको हम बोलते हैं। अब स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन, इट इज़ द रेशो चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक। इसके कोई यूनिट नहीं होंगे, इसके कोई भी यूनिट नहीं होंगे। अब टाइप ऑफ स्ट्रेन देखते हैं। फर्स्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? जैसे ये हमारे पास कोई बॉडी है, इस तरह से बॉडी है, इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई करी, इस तरफ भी अप्लाई कर दी और इस तरफ भी अप्लाई कर दी, सपोज करो। तो इसकी लेंथ में चेंज आ गया, इसकी लेंथ जो है वो चेंज हो गई, लेंथ जो अब इसकी ये लेंथ हो गई। तो इसमें चेंज कितना है? डेल्टा एल हमने मान लिया चेंज आया, टोटल लेंथ इसकी एल थी। तो चेंज इन डायमेंशन, कितना डायमेंशन चेंज हुआ? डेल्टा एल। और ओरिजिनल इसकी डायमेंशन क्या थी? एल। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। ये स्ट्रेन है, कौन सा स्ट्रेन है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आपको अब ये इसमें देखो आप, डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस ए चेंज इन लेंथ। डिफॉर्मिंग फोर्स आपको पता है, बता दिया मैंने कौन सी फोर्स होती है। वो फोर्स जिससे बॉडी का शेप वगैरह, साइज या लेंथ कुछ भी चेंज हो जाए, उस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्म कर दे बॉडी को, डिफॉर्म कर दे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या होता है कि ये कोई बॉडी है, इस पर इक्वली फोर्स, चारों तरफ से इक्वली फोर्स एग्जर्ट हुई। पहले उसका ऐसे समझो ये बॉडी थी कोई, इसका वॉल्यूम था, और वॉल्यूम तो है ही है इसका, वॉल्यूम वाली चीज़ है ये, ओके। अब फोर्स लगी इसके ऊपर, इसकी जो वॉल्यूम था वो चेंज हो गया फोर्स लगने पर। पहले इसका वॉल्यूम था V, ओके, बाद में चेंज हो गया। कितना चेंज आया? पहले से ये पहले वाली पोजीशन मान लेते हैं इसकी, ये पहले वाली है, ये डेल्टा V चेंज आया। तो डेल्टा V अपॉन V, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अब इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी जी कि वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या होता है, बॉडी की शेप चेंज नहीं होती, बॉडी की शेप चेंज नहीं होगी, उसका साइज चेंज हो जाएगा। छोटी होगी, ये देखो बॉल थी कुछ मान सकते हो आप इसको, इसका साइज जो है वो छोटा हो गया, ठीक है, वॉल्यूम इसका कम हो गया, लेकिन बॉडी का जो शेप है वो चेंज नहीं होगी, शेप वही रहेगी जैसी थी, इसकी शेप वही रहेगी। अब देखो इसमें ये तो खैर मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा V अपॉन V। अब आता है हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है? देखो शेयरिंग स्ट्रेन जो है वो, एक तो ये बात याद रखनी, ये हॉरिजॉन्टली एक्ट करता है। हॉरिजॉन्टल मीन इस तरह से लगेगा या इस तरह से लगेगा स्ट्रेस। अब जैसे ये बुक है, बुक पर आपने क्या करा, इस बुक को इस तरह से हाथ से ऊपर प्रेस किया, जैसे ये मैं यहाँ एग्जांपल, ये बुक थोड़ी चलो नोटबुक है ये, ठीक है,
अब इसमें मैंने फोर्स लगाई, ऐसे फोर्स लगाई, थोड़ी सी फोर्स लगा दी, तो इसकी शेप जो है वो इस तरह से, थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट इसका फिक्स रखा हुआ, ऊपर चेंज हो जाएगी, ऐसे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इसकी बड़ी बुक होगी तो इजीली ये हो जाएगा, पॉसिबल होगा, इसको ट्राई कर सकती हो आप। ओके, बात करते हैं इसमें आगे। अब इसकी ये जो साइड टच कर रही है ये फिक्स मानी जाती है कि ये फिक्स है, नीचे से चेंज कोई नहीं आएगा इसमें। अब ये फोर्स इस तरफ ऐसी लगी, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई हमने, शेप बॉडी की चेंज हो गई विदाउट चेंजिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम इसमें चेंज नहीं होता, मैंने पहले ही बता दिया, जैसे शेयरिंग स्ट्रेस था उसमें भी। तो ये भी जो शेयरिंग स्ट्रेन है इसमें चेंज क्या आएगा, वॉल्यूम का चेंज आएगा, सॉरी विदाउट चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का चेंज नहीं आएगा, बॉडी की शेप चेंज होगी इसमें। अब जैसे यहाँ पर देखो, अब ये कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसकी ये साइड नीचे वाली फिक्स है, ऊपर से फोर्स लगाई, थोड़ी ये ऐसे बेंड हो गई। देखो पहले वाली पोजीशन इसकी ये थी, एंगल थीटा बन रहा था, और कितना चेंज आया, डेल्टा एक्स। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा एक्स अपॉन एल, चेंज इन डायमेंशन, डेल्टा एक्स अपॉन एल हो गया ये। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी को टेन थीटा की फॉर्म लिख सकते हैं, टेन थीटा, टेन क्या होता है हमें पता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या था यहाँ, डेल्टा एक्स, ओके, बेस क्या था यहाँ पर, एल, तो ये टेन थीटा हो गया, ये टेन थीटा। अब टेन थीटे को थीटा लिख देंगे, डेल्टा एक्स बाय एल। अब टेन थीटे को थीटा क्यों लिखा, क्योंकि एंगल स्मॉल है। अगर एंगल जो है वो 10 डिग्री या 10 डिग्री से कम हो, 10 डिग्री का राउंड हो, तो हम टेन थीटे को थीटा लिख देते हैं। मतलब अगर ऐसे है, 10 डिग्री है, ठीक है, यहाँ थीटा है और थीटा हमारे पास 10 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, थीटा लिख देंगे। नॉर्मल आपको ये याद रखना है, अगर थीटे की वैल्यू 10 से कम है या 10 है तो टेन थीटे को हम क्या लिख देते हैं, थीटा लिख देते हैं। तो ये थीटा आपके पास क्या आ गया, डेल्टा एक्स अपॉन एल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वगैरह, हुक्स लॉ वगैरह स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।